अमेरिका वालों, क्या हालचाल। आज बात करेंगे टैरिफ्स की, ऐसा शब्द जिससे बड़े से बड़ा हिस्ट्री का शौकीन भी बोर हो जाए। देखने में तो ये वॉचिंग पेंट ड्राई जितना एक्साइटिंग लगते हैं, पर यकीन मानो इंपोर्ट्स पे लगने वाले इन टैक्सेस का इतिहास नेटफ्लिक्स के किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ड्रामा, सस्पेंस और इतने ट्विस्ट्स की कोई भी सीजन नेटफ्लिक्स बिंजर भी कहेगा वेट व्हाट। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ यूएस टैरिफ्स की मजेदार, दिल तोड़ने वाली और कंफ्यूजिंग दुनिया की सैर के लिए। हंसने, रोने और शायद एक दो चीज सीखने के लिए भी तैयार हो जाओ इन टैक्सेस के बारे में जिन्होंने एक देश की तकदीर बदल दी। चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो, 1800 का अमेरिका, एक ऐसा समय जब हर गली, हर नुक्कड़ पर कुछ नया और रोमांचक हो रहा था। हमारा हीरो जेबिडाया एक यंग और एम्बिशियस लड़का जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। मिसिसिपी के इस पार सबसे बढ़िया टोपी बनाने का सपना देख रहा है। उसकी आंखों में एक चमक है, एक जुनून है। जेबिडाया अपना दिल और जान लगा देता है हर बीवर फेल्ट वाली टोपी बनाने में। हर एक टोपी में उसकी मेहनत और लगन झलकती है, सर्जन जैसी प्रिसिजन और मेस्ट्रो जैसी आर्टिस्ट्री के साथ। उसकी हर टोपी एक मास्टरपीस होती है, एक कला का नमूना। उसका सपना है अपनी शॉप खोलने का, जहां उसकी बनाई टोपियां हर किसी के सर की शोभा बढ़ाएं। अपनी बनाई टोपियां हर डैपर जेंटलमैन के सर पे देखने का। वो चाहता है कि उसकी टोपियां एक फैशन स्टेटमेंट बने, पर एक प्रॉब्लम है, जेबिडिया की टोपी में एक सिलवट, सो टू स्पीक। उसकी मेहनत के बावजूद कुछ न कुछ कमी रह जाती है। समंदर पार से सस्ती, मैस प्रोड्यूस्ड टोपियां मार्केट में फ्लडिंग, जो उसकी हैंडक्राफ्टेड टोपियों से सस्ती और आसानी से उपलब्ध हैं। जेबिडिया के प्राइसेस से कम दाम में बिक रही हैं और उसके सपनों को उड़ान भरने से पहले ही कुचलने की धमकी दे रही हैं। वो देखता है कि उसकी मेहनत का मोल नहीं मिल रहा। असली विलेन, आपने सही सोचा, टैरिफ्स। ये टैरिफ्स ही हैं जो उसकी मेहनत को बेकार कर रहे हैं, या यूं कहें, टैरिफ्स का ना होना। अगर टैरिफ्स होते तो शायद जेबिडाया की टोपियां भी मार्केट में टिक पाती। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब टैरिफ्स सिर्फ टोपियों और सपनों की बात नहीं थी। ये वो फाइनेंशियल टूल्स थे जो अर्ली अमेरिकन इकोनॉमी को शेप कर रहे थे। टैरिफ्स ने न केवल रेवेन्यू जनरेट किया, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया। वो शुरुआती अमेरिकन गवर्नमेंट की लाइफलाइन थे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस लगाना उस समय पॉलिटिकली रिस्की था। टैरिफ्स ने गवर्नमेंट को एक ऐसा रास्ता दिया जिससे वो बिना ज्यादा विरोध के पैसा इकट्ठा कर सके। बिना डायरेक्ट टैक्सेस लगाए पैसा इकट्ठा करने का जरिया नहीं तो कॉलोनिस्ट्स चाय पार्टी करने लगते थे। और हम सब जानते हैं उसका क्या हुआ। बॉस्टन टी पार्टी एक आइकॉनिक मोमेंट था जिसने अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्पार्क किया। पर अमेरिका हमेशा से रेबल्स और रेवोल्यूशनरीज का देश टैक्सेस देना पसंद नहीं करता था, भले ही वो अपने ही नए नेशन के लिए हो। ये रिबेलियस स्पिरिट ही थी जिसने अमेरिका को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। विस्की रिबेलियन ऑफ 1794 याद है। ये रिबेलियन दिखाता है कि कैसे अमेरिकन सिटीजन्स अपने राइट्स और फ्रीडम्स के लिए एलएडीटी छने को तैयार थे, भले ही वो अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों ना हो। सोचो, पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स मूनशाइन स्टिल्स की नाइट में अपने प्यारे विस्की पे टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ टैक्स के खिलाफ नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट कंट्रोल के खिलाफ भी था। पता चला एप्पल पाई, या इस केस में विस्की जैसी अमेरिकन चीज पे टैक्स लगाना कोई अच्छी आइडिया नहीं थी। ये रिबेलियन अमेरिकन कल्चर और वैल्यूज के खिलाफ एक डायरेक्ट चैलेंज था। रिबेलियन को आखिरकार दबा दिया गया, पर इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू और पब्लिक की विल के बीच के नाजुक रिश्ते का पता चलता है। यह घटना एक रिमाइंडर है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट के साथ बैलेंस करना पेडी रहता है। कुछ डेकेड्स आगे बढ़ते हैं और अमेरिका का टैरिफ्स के साथ लव हेट रिलेशनशिप चलता रहा। टैरिफ्स या आयात पर लगाए गए टैक्सेस हमेशा से ही अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक विवादास्पद मुद्दा रहे हैं। ये टैक्सेस कभी कभी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लगाए जाते थे, तो कभी कभी पॉलिटिकल पावर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन हर बार इनका असर अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग पीढ़ीता था। 1828 का टैरिफ, जिसे टैरिफ ऑफ अबॉमिनेशंस, क्या नाम है ना, कहा गया, इंपोर्टेड गुड्स पे, खास तौर पे ब्रिटेन से आने वाली चीजों पर भारी टैक्सेस लगा दिए।
इस टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन इसका असर कुछ और ही हुआ। ब्रिटिश गुड्स पर हाई टैक्सेस लगाने से उन प्रोडक्ट्स की कीमतें भी आराज गईं, जिससे सदर्न स्टेट्स में काफी नाराजगी फैल गई। सदर्न स्टेट्स, जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। सदर्न इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर पर आधारित थी और उन्हें सस्ते ब्रिटिश गुड्स की जरूरत थी। लेकिन इस टैरिफ ने उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और प्रोडक्शन कॉस्ट्स दोनों को बढ़ा दिया। उन्हें ये टैरिफ नॉर्दर्न इंडस्ट्रियलिस्ट्स की अपनी जेबें भरने की चाल लगी, साउथ के एक्सपेंस पर। नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रीज तेजी से बियाज रही थी और उन्हें इस टैरिफ से फायदा हो रहा था। उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा था फॉरेन कंपटीशन से, जिससे उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बियाज रही थी। टेंशन बढ़ता गया, डिबेट्स होते रहे और देश के टूटने का खतरा मंडराने लगा। सदर्न पॉलिटिशियंस ने इस टैरिफ का कड़िडेढ़ा विरोध किया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को स्टेट्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। टैरिफ ऑफ अबॉमिनेशंस नॉर्थ और साउथ के बीच बढ़ती दुश्मनी का सिंबल बन गया, एक ऐसी दुश्मनी जो आगे चलकर सिविल वॉर का रूप ले लेगी। ये टैरिफ सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक स्पार्क थी जिसने सेक्शनल टेंशन्स को और भड़का दिया और अमेरिका को एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट की ओर धकेल दिया। सेक्शन 5, द स्मूथ-हॉली टैरिफ गड़बड़ियों का दौर। अपनी टोपियां पकड़ के रखना दोस्तों, क्योंकि अब हम रोरिंग 20s में एंटर करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, जैज म्यूजिक छाया हुआ है और अमेरिका अपनी इन्फिनिट विजडम में 1930 में स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट पास करने का डिसाइड करता है। ये कोई मामूली टैरिफ नहीं था, ये स्टेरॉइड वाला टैरिफ था। 20,000 से ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्सेस थोप दिया। नतीजा, एक ग्लोबल ट्रेड वॉर जिसने आज के ट्रेड नेगोशिएशंस को चेकर्स के फ्रेंडली गेम जैसा बना दिया। इकोनॉमिस्ट्स आज भी डिबेट करते हैं कि क्या स्मूथ-हॉली अकेले ही ग्रेट डिप्रेशन की वजह बना, पर इससे हालत जरूर और खराब हुई। सेक्शन 6, द चिकन टैक्स, मुर्गे मुर्गी वाला टैक्स। चलो मूड थोड़ा लाइट करते हैं, इंटरनेशनल इंट्रीग, पोल्ट्री और हाँ, टैरिफ्स की कहानी से। जरा पिक्चर करो, स्विंगिंग 60s का जमाना है और यूएस और यूरोप के बीच ट्रेड डिस्प्यूट छिड़ जाता है चिकन को लेकर। जी हाँ, आपने सही सुना, चिकन। यूरोपियंस ने एक ऐसे मूव में जिसे फाउल प्ले ही कहा जा सकता है, अमेरिकन चिकन इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगा दिए। अमेरिका, जो ट्रेड वॉर से पीछे हटने वालों में से नहीं, ने बदले में टैरिफ्स लगा दिए। लाइट ट्रक्स और वोल्क्सवैगन वैन्स पे। वोल्क्सवैगन वैन्स क्यों, आप पूछेंगे? ये मेरे दोस्तों किसी और दिन की कहानी है। सेक्शन 7, टैरिफ वॉर्स एंड ट्रेड डील्स। उतार चढ़ाव भरी सवारी। इसके बाद के डेकेड्स टैरिफ वॉर्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स की वाइल्ड राइड रहे। कैट से लेकर WTO तक दुनिया इंटरनेशनल ट्रेड के मुश्किल इशू से जूझती रही। फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया। हर साइड अपनी बात टेलीवेंजलिस्ट जैसे जोश से रख रही। एक बात पक्की है, टैरिफ्स की दुनिया में चीजें रेयरली डल थीं। सेक्शन 8, टैरिफ्स टुडे। कुछ अलग सा ग्लोबल मार्केटप्लेस। आज के टाइम में दुनिया बहुत बदल गई है। ग्लोबलाइजेशन ने इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज का कॉम्प्लेक्स वेब बना दिया है। गुड्स बॉर्डर्स के पार अनप्रेसिडेंटेड रेट से जा रहे हैं, लेकिन टैरिफ्स आज भी इक्वेशन का हिस्सा है। ट्रेड वॉर से लेकर सप्लाई चेन डिसरप्शंस तक टैरिफ्स ग्लोबल लैंडस्केप को शेप करते रहते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया सिंपल नहीं है। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ टैरिफ्स। मजेदार अंदाजा। तो टैरिफ्स का फ्यूचर क्या है? क्या ये डायनासोर्स की तरह बायगॉन ईरा के रेलिक्स बन जाएंगे या ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करते रहेंगे? एक बात पक्की है, जब तक कंट्रीज हैं, डिसएग्रीमेंट्स होंगे और जहां डिसएग्रीमेंट्स हैं, वहां होंगे टैरिफ्स। पर चलो, कम से कम इसमें ह्यूमर तो ढूंढ ही सकते हैं, है ना? आखिरकार, लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, खास तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड की कंफ्यूजिंग दुनिया के लिए। और इसी बात पे मैं टोपी खरीदने जा रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, जब तक कि कोई सेल तो नहीं है।